नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सौर मंडल। पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से वैज्ञानिक कौन कौन से नियम या सिद्धांत दिए, ब्रह्मांड में प्रसार कैसे हो रहा है, ब्रह्मांड में कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, उपग्रहों की संख्या क्या होती है, इनका काम क्या होता है, किस दिशा में गति करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सौर मंडल में अगर बात की सबसे बेसिक चीज तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो याद रखिएगा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है या पूछा, ये बहुत बेसिक चीज है तो ये आपसे शायद नहीं पूछा जाए, तो पूछा जाएगा क्या कि आपसे आप बस जानकारी रखिए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा मतलब छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो बुध है। और सूर्य के सबसे नजदीक भी ग्रह कौन सा है, तो बुध ही है। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, ठीक। अगर सौर मंडल के सदस्य की बात किया जाए तो सौर मंडल का सदस्य कौन कौन सा है, तो एक तो सूर्य है, और सूर्य जो कि एक तारा है और यह पूरे सौर मंडल के केंद्र में है, इसीलिए सूर्य को सौर मंडल का क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं। उसके बाद से 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में कौन कौन से है, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, तो बुध है। उसके बाद कौन है, तो शुक्र है। फिर कौन है, तो पृथ्वी है। फिर कौन है, तो मंगल है। फिर कौन है, तो बृहस्पति है। फिर शनि है। फिर अरुण है और वरुण है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध है। और यह नजदीक होने के साथ साथ सबसे छोटा ग्रह भी है, आप इसे भी याद रखेंगे। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर ग्रह वरुण है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह बृहस्पति है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये जो डॉट डॉट रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह कैसे बनते हैं, तो जो ग्रहों से टूट के जो कण निकलते हैं, वही छोटे छोटे यहाँ पे आके इकट्ठा हो गए हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। तो ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो आप बताएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा मंगल और बृहस्पति, तो आप बता देंगे कि मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस से बात किया जाए तो सूर्य के बाद कौन सा है, तो बुध है। फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। देखिए ये कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से 6 ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो पश्चिम से पूरब करते हैं। पश्चिम से पूरब कहने का मतलब यह है कि इनकी दशा कुछ ऐसी है, इस तरीके से ये गति करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दशा जिनकी जो गति करते हैं किस तरीके से, तो ये करते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, ऐसे करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। वो कौन कौन से ग्रह हैं, तो वो है शुक्र जो है सूर्य का चक्कर कैसे लगाता है, तो पूरब दिशा में से लगाता है, पूर्व से पश्चिम लगाता है। और उसी तरीके से अरुण भी ये ग्रह जो है यह कैसे चक्कर लगाता है, तो इस तरीके से चक्कर लगाता है। यानी इनकी जो गति है वो इस तरीके से है, इस तरीके से, यानी कि ये ऐसे आते हैं और ऐसे, यानी कि ये क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। घड़ी कैसे घूमती, मान लीजिए घड़ी है तो घड़ी कैसे घूमती, घड़ी की दिशा ऐसी होती है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर घड़ी की दिशा एंटी क्लॉकवाइज कर दिया जाए तो ये ऐसे घूमेगा। तो सूर्य और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो उल्टी दिशा में करते हैं अन्य ग्रहों के। अन्य ग्रह कैसे करते हैं, पश्चिम से पूरब करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो है पूर्व से पश्चिम करता है। और अरुण को क्या बोलते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि ये लगभग लेटा हुआ है, इसका जो अक्ष है ये लगभग लेटा हुआ है, इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि किन
किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। और शनि के पास वर्तमान में अभी कितने उपग्रह है? तो 82 उपग्रह है। हाल ही में 2019 में 20 नया उपग्रह खोजा गया था, इसीलिए शनि के पास उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। पहले सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास थे? तो पहले सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास था। और बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या कितनी थी? तो 79 थी। लेकिन 20 नए उपग्रह शनि के खोजे जाने के कारण अब सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो गया है? तो शनि का हो गया है। आप इसे याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और सेकंड में किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है। अब बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गिनेमिड नाम है। और उसी तरीके से अगर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो याद रखिएगा शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टिटान या टिटैन, ऐसे नाम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रह के पास सबसे छोटा उपग्रह है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह के पास सबसे छोटा उपग्रह है जिसको बोलते हैं डिमोस। फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं, लेकिन मंगल ग्रह के पास सबसे छोटा उपग्रह है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये एक बेसिक जानकारी थी जिसे आपको जानना जरूरी था। अब हम लोग चलते हैं, कुछ अलग देखते हैं। तो सौरमंडल के सदस्य कौन कौन से हैं? तो सौरमंडल का सदस्य सूर्य है। और सूर्य सौरमंडल का क्या है? मुखिया है। क्यों मुखिया है? क्योंकि इन्हीं सौरमंडल मतलब सूर्य के ही केंद्र के चारों ओर हमारे सभी ग्रह उपग्रह क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह की संख्या कितनी है, तो लगभग 40,000 है। लेकिन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि क्षुद्र ग्रह की संख्या कितनी है। बस आप याद रखिएगा कि सौरमंडल के सदस्य के रूप में कौन कौन से हैं? तो सूर्य है, 8 ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड भी सूर्य के सौरमंडल के सदस्य हैं, धूमकेतु है, और गैस और धूल के कण भी सौरमंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है। सूर्य जो है सौरमंडल का एकमात्र तारा है, बाकी ग्रह उपग्रह आदि हैं जो मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसी को मैंने यहां पे थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगा। सूर्य में भी उष्मा और ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा, मैंने कल ही बताया था पिछले वीडियो में ही, कि सूर्य में जो उष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। यानी 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और उसी से क्या होता है? उसी से भारी मात्रा में ऊर्जा और उष्मा निकलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सूर्य में जो उष्मा और ऊर्जा का कारण क्या है, वो क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। और धरती पर अभी तक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं कराई जाएगी। एक ITER प्रोजेक्ट था जो 2006 में शुरू किया गया था, लेकिन इसको करा नहीं पाएंगे, ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा खतरा माना जाता है कि अगर धरती पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कराई जाएगी तो धरती का विनाश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उतनी एनर्जी धरती शायद बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए ये प्रोजेक्ट अभी मतलब काम नहीं कर पाया। ITER प्रोजेक्ट 2006 में लाया गया था, ठीक है। सूर्य का वह भाग, अब थोड़ा हम लोग सूर्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। जो हम देख पाते हैं सूर्य का भाग वो क्या होता है? फोटोस्फीयर होता है, यानी कि प्रकाश मंडल होता है। फोटोस्फीयर से निकलने वाली बहुत शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या बोलते हैं? तो सौर ज्वाला कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सौर ज्वाला क्या है, तो सौर ज्वाला वह है जो फोटोस्फीयर से निकलने वाली बहुत शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, उसी को हम सौर ज्वाला कहते हैं, ठीक है। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर खींचे चले आते हैं और रंग बिरंगे प्रकाश मंडल उत्पन्न करते हैं। इन्हें हम ऑरोरा लाइट्स बोलते हैं। ऑरोरा लाइट्स क्या होता है? तो जो फोटोस्फीयर से निकलने वाला जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, जो सौर ज्वाला होता है, वही क्या होता है? वही जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या करते हैं? रंग बिरंगे प्रकाश बिखेरते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उन्हीं को हम ऑरोरा लाइट्स बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव पे जब ये आता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं। ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे जो उत्तरी ध्रुव पे जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? ऑरोरा बोरियालिस बोलेंगे। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। भाई
पृथ्वी के जो ये मान लीजिए भूमध्य सागर है, ये है उत्तरी भाग जिसको नॉर्थ बोलते हैं, और ये है दक्षिणी भाग यानी कि इसे साउथ बोलते हैं। तो पृथ्वी के दक्षिणी भाग में ही ऑस्ट्रेलिया है, तो उससे याद कर लीजिएगा कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में उत्पन्न होता है। और अरोरा बोरियालिस कहाँ होता है, तो यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं सौर कलंक किसे कहते हैं। तो सौर कलंक क्या होता है कि सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे से दिखाई पड़ता है, उन्हें ही सौर कलंक कहते हैं। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं। जाहिर सी बात है, जब तक वो सूर्य से चिपका रहेगा तब तक उसमें उष्मा और उसमें क्या होगा, प्रकाश भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही वो निकल जाएगा तो वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा। तो ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं और ये अस्थायी नहीं होते, यह बनता और बिगड़ता रहता है। इसकी अवधि यानी सौर कलंक की अवधि आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी अवधि कितने साल की होती है, तो 11 साल की होती है। ठीक है, जिसे सौर कलंक चक्र बोलते हैं। और इसका जो सौर कलंक का जो तापमान होता है वह 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर कलंक की अवधि कितने साल की होती है, तो 11 वर्ष की होती है। सौर कलंक का तापमान कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और यह क्या काम करते हैं, तो यह विद्युत चुंबकीय विकिरण बेतार संचार प्रणाली यानी जो सैटेलाइट है और जो हम लोग टीवी देखते हैं उनको ये क्या करता है, बाधित करता है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, सूर्य का बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। अभी हाल ही में कोरोना आया भी था, तो इसी के नाम पे कोरोना रखा गया था, क्योंकि कोरोना जो वायरस था उसके भी सर पे इसी तरीके से क्या था, इसी तरीके से एक आवरण था, इसीलिए उसको नाम रखा गया था कोरोना। तो सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ठीक है, और यह अंगूठी की भांति चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य और धरती के बीच औसत दूरी कितनी होती है, तो औसत दूरी होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। आप इसे याद रखिएगा, एवरेज डिस्टेंस है, ये एवरेज औसत दूरी है। इसे तो कितनी है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और सूर्य के सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। और सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र का तापमान 1500 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप इन सभी फैक्ट को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 1 मिलियन में कितने होता है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और किसी भी तारे की सामान्य अवधि औसतन 10 बिलियन होती है। कितनी होती है, 10 बिलियन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी तारे की सामान्य अवधि कितनी होती है, 10 बिलियन यानी कि 10 अरब वर्ष होता है। आप इसे याद रखेंगे। और सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये सब आप लूसेंट में एक बार लूसेंट को देखिए। इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ तभी ले पाएंगे जब इसके साथ साथ एक बार आप लोग लूसेंट भी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि सारे फैक्ट को इस वीडियो में समाहित कर पाना मुश्किल है। मैं वही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिया हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ मेरे वीडियो के साथ साथ अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो आपका पूरी तरीके से कवर होता चलता रहेगा। ठीक है, यानी सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है, तो सूर्य की वर्तमान आयु 5 बिलियन यानी कि 5 अरब वर्ष है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है। और दूरी या ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इकाई कौन होती है, दूरी या ब्रह्मांड दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, दूरी को नापने की या ब्रह्मांडीय दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो पारसेक होता है। और 1 पारसेक बराबर क्या होता है, तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। इसे याद रखेंगे आप, 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। उसके बाद से कौन है, तो उसके बाद शनि है। फिर उसके बाद कौन है, तो अरुण है, वरुण है। ठीक, यानी बृहस्पति के बाद जो ग्रह हैं वो आपस में आकाश में आकार में बड़े हैं, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति,
शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद कौन सा है तो पृथ्वी। तो अगर आकार की दृष्टि से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का चौथा स्थान है तो पृथ्वी का 5वां स्थान है। उसके बाद से शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, यानी बुध सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। पृथ्वी के सबसे नजदीक और आकार में लगभग बराबर ग्रह कौन सा है तो वह है शुक्र है, और इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, इसे कहा जाता है पृथ्वी को, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, सूर्य के नजदीक 4 ग्रह भारी पदार्थ के बने हुए हैं, इनका घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा है, इसलिए इनका आकार छोटा होता है। जैसे मैंने बताया ना कि सूर्य के बाद जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह क्या है, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और इन पे सूर्य का आकर्षण ज्यादा है, इन पे सूर्य की आकर्षण शक्ति ज्यादा है, इसीलिए इनका घनत्व ज्यादा है, इसलिए अपेक्षाकृत आकार में छोटे हैं। क्योंकि भाई जहां पे भी घनत्व ज्यादा रहेगा उसका आकार छोटा ही रहेगा, क्योंकि वहां की कड़े एक दूसरे से आसपास रहती हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें, इनका आकार छोटा होता है। शेष ग्रह हल्के और घनत्व में कम होने के कारण बड़े होते हैं, जैसे कि बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण हो गया, ये आपके बड़े ग्रह हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। हमारा अगला है कि सूर्य के नजदीक 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, शेष 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। अच्छी बात है। देखिए, अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, जबकि सूर्य और शुक्र और अरुण, अभी मैंने बताया ना कि 2 ग्रह ऐसे हैं पृथ्वी के, शुक्र और अरुण, जिनकी गति कैसी है तो पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह होता है, परंतु बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है तो याद रखिएगा बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। और ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या अगर आप देखा जाए तो मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस या डेमोस दोनों नाम बोला जाता है। ठीक है, तो डिमोस भी कहीं लिखा होगा, कहीं डेमोस भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों नाम एक ही है। तो मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डेमोस। और ये जो डेमोस है, अभी मैंने आपको बताया कि यह जो डेमोस है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो याद रखिएगा मंगल का उपग्रह है डिमोस, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। लेकिन बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो गैनीमेड है। गैनीमेड, इसका नाम क्या है तो गैनीमेड या गैनीमेड इसे बोला जाता है। ठीक है, और यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है, अभी मैंने बताया कितने हैं तो 82 हैं। पहले सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास था, बृहस्पति के पास था, लेकिन 2019 में 20 नए ग्रहों की खोज होने के कारण शनि के पास अब उपग्रहों की संख्या ज्यादा हो गई है। ठीक है, क्योंकि 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है शनि की, तो इसलिए अब शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। और सेकंड पे कौन चला गया है तो सेकंड पे चला गया है बृहस्पति, जिसके उपग्रहों की संख्या कितनी है तो 79 है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे या कहीं नोट कर लेंगे। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो टिटान है। अभी मैंने बताया कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो टिटान है। और शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है 7 है। जैसे मान लीजिए ये जो शनि है इसके चारों ओर इस तरीके से कुछ छल्ले टाइप के पाए जाते हैं, इस तरीके से गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है तो उनकी संख्या है 7। और ये जो छल्ले हैं ये किसके बने हैं तो ये धूल कण के बने हैं, आप इसे याद रखिएगा। और ये वलय धूल कण के बने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो वलय हैं यह धूल कण के बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ शनि के पास ही ऐसे वलय हैं, अरुण के पास भी ऐसे वलय हैं। ऐसे वलय अरुण के पास भी है, जिनके वलयों की संख्या कितनी है तो 5 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरुण के 2 उपग्रह ट्राइटन और मेरिड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइटन और मेरिड किस ग्रह के उपग्रह हैं तो याद रखिएगा अरुण के हैं। और अरुण ग्रह में भी वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 5 है। ठीक, ये कुछ फैक्ट है। थोड़ा सा बस ये 2 टॉपिक निकल जाने दीजिए, उसके बाद से जब हम लोग एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में जब मैप के थ्रू पढ़ेंगे ना तो आपको ज्योग्राफी बड़ी मजा आएगा। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, अभी मैंने बताया। और यह क्षुद्र ग्रह किसके बने होते हैं तो यह धूल कण के बने होते हैं, यानी ग्रहों के जिससे टूटने के बाद जो अवशेष बचा है वही मंगल और बृहस्पति के बीच इकट्ठा हो गया, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और सभी ग्रहों के पास अपना वायुमंडल होता है, एकमात्र बुध ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल
नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ग्रह के पास अपना वायुमंडल नहीं है, तो वो कौन सा ग्रह है? बुध है। और सबसे छोटा उपग्रह भी, सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? तो बुध ही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेकंड वीडियो और ये आज खत्म हो गया, ठीक है, यानी ये टॉपिक आज हम खत्म कर दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप को हम लोग मैप से पढ़ेंगे कि कहाँ पे एशिया महाद्वीप में कौन कौन से, सुमात्रा कहाँ है, जावा कहाँ से है, सुलावेसी कहाँ है, पपुआ गिनी कहाँ है, मतलब सब कुछ मैप के थ्रू पढ़ेंगे। यानी कल से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही मजा आने वाला है कल से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।